पढ़ाई पे फोकस करो, वीडियो क्वालिटी मत देखो, साउंड मत देखो, इको आ रही क्या आ रही है। 19 मार्च 2025 को पेपर है, उसमें अच्छे नंबर लाने हैं, मैं बता रहा हूं। फोकस कर लो, पढ़ाई देखो, पढ़ाई। क्वालिटी गई बाहर में, क्वालिटी बाद में भी ले आऊंगा मैं, ठीक है। पढ़ाई देखो पहले। बेटा आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो 1950 से 1990 यानी कि इन 40 सालों में हमारी जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी रखी, उन पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। इन 40 सालों में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, ब्रिटिशर्स चले गए, तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म हुई उसने क्या पॉलिसी रखी। तो इसमें बेटा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम बेटा ये होता है कि हाउ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की, वो किस तरीके से सॉल्व की जा रही है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, सेंट्रल प्रॉब्लम 3 होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मींस क्या बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब हम सोसाइटी के किस सेक्शन के लोगों के लिए हम चीज प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम जिस तरीके से सॉल्व की जाती है, ठीक है, वो इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। तो बेटा 3 तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम होता है। सबसे पहला होता है बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेटा वो इकोनॉमी होती है, जो मैं आपको बताऊं, जिसमें सब कुछ प्राइवेट के हाथ में होता है। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, ठीक है। इसमें बेटा इसके जो फीचर्स हैं, इसके फीचर्स ये हैं कि प्राइवेट ओनरशिप होती है, इनका गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्राइवेट ओनरशिप का होना, ठीक है। एक इसका मेरिट है जीडीपी ग्रोथ बहुत फास्ट रेट से होती है, जीडीपी ग्रोथ तेजी से होती है, ठीक है। इसका डिमेरिट रहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हमारा कि भाई जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो उनका डेप्रिवेशन होता है, वो लोग सफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि गोल इनका क्या होता है बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट आपको पता ही है हाई प्राइस में मिलता है, और हाई प्राइस है ना पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर आती है बेटा सेकंड हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी बेटा ये वो इकोनॉमी होती है जिसमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये जो डिसीजन है ये कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी, या गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट सेंट्रल अथॉरिटी वो लेगी। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का बेटा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इनका ये सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करते हैं। क्या करते हैं ये सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज इनका गोल रहता है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ स्लो रहती है, इसका ये डिमेरिट है, ठीक है। कंज्यूमर सोवरेनिटी यानी कि कंज्यूमर के पास वाइडर चॉइसेस ऑफ गुड्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाते, जो सरकार बना रही है वही, ठीक है, वो यूज करना है गुड्स को, ठीक है। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का आता है हमारा। फिर आता है बेटा नेक्स्ट हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में देखने को मिलती है। मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसमें क्या है बेटा, कुछ एरिया तो किसके लिए रिजर्व होता है, गवर्नमेंट के लिए रिजर्व होता है कि गवर्नमेंट ही है ना उसका प्रोडक्शन करेगी, और बाकी का जो एरिया होता है बेटा वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल देना चाहे हम अपने इंडिया से, तो इंडियन रेलवेज बेटा गवर्नमेंट की मोनोपोली है, एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है भाई, ठीक है। और वहीं जो रोडवेज होती है भैया प्राइवेट, तुम अपनी बस भी चला लो और गवर्नमेंट की बसेस भी चल रही है। तो इस तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी होती है हमारी। तो इसमें है ना ये स्टार्टिंग है बेटा चैप्टर की, इसमें इकोनॉमिक सिस्टम बताया मैंने आपको और 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इंडिया ऑप्ट फॉर प्लानिंग। इंडिया ने प्लानिंग का रास्ता ही क्यों चुना, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए आपका, नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया को क्या जरूरत थी बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग करने की, यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया ने प्लानिंग का रास्ता क्यों चुना। तो बेटा इसमें मैं आपको बता देता हूँ नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इसमें बेटा जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमने ब्रिटिशर्स से स्टैग्नेंट इकोनॉमी मिली थी, हमें स्टैग्नेंट बैकवर्ड इकोनॉमी हमें मिली थी। अब इस स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी को अगर हमें ग्रोथ में ले जाना है तो इसके लिए है ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। इंडिया नीडेड ए बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बेटा ये बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लोगों की बस की बात नहीं थी, ना ही इतने प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, और ना ही किसी के पास इतना पैसा था कि भाई प्राइवेट लोगों के लिए छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं इंडिया ने प्लानिंग का रास्ता चुना, क्योंकि इट नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। इसलिए इंडिया ने क्या करा, प्लानिंग का रास्ता चुना, ठीक है। क्या है इसमें ध्यान रखना, नीडेड बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, नीडेड बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता था, ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता था, गवर्नमेंट कर सकती थी बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसलिए इंडिया ने प्लानिंग का रास्ता सुना।
चुना। ये 2 या 3 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम थर्ड, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है बेटा। इकोनॉमिक प्लानिंग में आपको सीधा बता रहा हूं, बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास बेटा, अपने कंट्री के रिसोर्सेस को, ठीक है, कंट्री की प्रायोरिटीज के हिसाब से खर्च करना। अपने कंट्री के रिसोर्सेस को, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में इस्तेमाल करो। वो भी कैसे इस्तेमाल करो, नेशन की प्रायोरिटी को देखते हुए। तो मैंने लिखा है बेटा यहाँ पे, यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटी। नेशनल प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग हमें अपने कंट्री के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो बेटा इसमें मैं आपको बताता हूं, हमारा प्लानिंग कमीशन बना। प्लानिंग कमीशन बना बेटा हमारा 1950 में, ठीक है। 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन बना। जो 5 ईयर के प्लान आते थे हमारे, वो यही बनाता था, प्लानिंग कमीशन। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात बेटा, 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया। अब उससे कर दिया गया है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन बंद करके अब हो गया हमारा नीति आयोग। नीति आयोग यानी कि नीति की भी फुल फॉर्म है, वो है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये नीति आयोग है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और 1 नंबर का आता है, वो आता है बेटा कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग किसे कहा जाता है। तो बेटा डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है बेटा ऑब्जेक्टिव्स और नीति आयोग। आ सकता है 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ये। ऑब्जेक्टिव्स क्या है नीति आयोग के बेटा, तो बेटा पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, यानी कि ऐसे समाज के ऐसे लोगों पर ध्यान देना जो बेचारे बेनिफिट, जिनको नहीं मिल पा रहा है, रिस्क रहता है कि वो बेनिफिट नहीं पहुंच पाएगा उनको, तो इन चीजों पे ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव बहुत है इसके, 8-10 ऑब्जेक्टिव है। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड 3 है ना आपके लिए इजी वाले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे ध्यान देना, ठीक है। टू डेवलप मैकेनिज्म, जिससे विलेज लेवल पर डेवलपमेंट हो, विलेज लेवल भी हमारे, ठीक है, वो भी डेवलपमेंट हो विलेज लेवल का। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव मुझे इजी लगे थे आप लोगों के लिए। ये 3 ऑब्जेक्टिव मैंने लिखे, इन्हीं को कर जाओ। क्या पे स्पेशल अटेंशन टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो डर रहता है कि उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा या बेनिफिट नहीं हो रहे हैं, उन पर फोकस रखना। टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन पर फोकस रखना, और किस पर फोकस रखना भाई, विलेज लेवल पर डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, करना। तो ये हमारे नीति आयोग के 3 ऑब्जेक्टिव मैंने सेलेक्ट किए, ये आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। अब अगला बेटा जो टॉपिक आता है वो प्लान ऑब्जेक्टिव आता है और प्लानिंग ऑब्जेक्टिव आता है। बेटा प्लान ऑब्जेक्टिव वो हमें हमारे जो शॉर्ट टर्म के लिए थे, टू बी अचीव्ड इन 5 ईयर, जो 5 ईयर में अचीव करने हैं। और ये थे बेटा हमारे लॉन्ग टर्म वाले, टू बी अचीव फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर आता है बेटा इसमें दूसरा डिफरेंस, प्लान ऑब्जेक्ट हो गए एक स्पेसिफिक गोल के लिए बेटा, जो हमें 5 ईयर में अचीव करना है, स्पेसिफिक गोल। और ये होते थे हमारे जनरल गोल, ठीक है, क्योंकि जनरल गोल फोकस किया गया है बेटा जनरल गोल के बारे में, जो आगे बताता हूं मैं। अगला टॉपिक आता है बेटा हमारा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो बात करेंगे हम गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, तो गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान में बेटा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जीडीपी ग्रोथ। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ बेटा हमारा कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान में से एक है। जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, पहले बेटा जीडीपी ग्रोथ को समझने के लिए पहले जीडीपी समझो, जीडीपी क्या होती है, व्हाट इज। तो जीडीपी के लिए बेटा मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं। जो सुई से लेकर ट्रक तक जो भी कुछ हमारी कंट्री के अंदर बन रहा है, सुई से लेकर ट्रक तक जो भी कुछ हमारी कंट्री के अंदर बन रहा है, उनकी मार्केट वैल्यू का सम, उनकी मार्केट वैल्यू का सम जीडीपी कहलाती है। रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुई से लेकर ट्रक तक जो भी कुछ हमारी कंट्री के अंदर बन रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू का सम वो हमारा जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। अब इसके आगे लग गया बेटा जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये है कि ग्रोथ माने बढ़ना। तो बेटा जो आउटपुट है हमारा वो हर साल बढ़े, यानी कि कंसिस्टेंट इंक्रीज इन आउटपुट। क्या है यहां पे बात, कंसिस्टेंट इंक्रीज इन आउटपुट, कंसिस्टेंट इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट जो है हमारा जीडीपी जो है ये हमारी हर साल बढ़े, लगातार बढ़े, तब उसको कहते हैं हम जीडीपी ग्रोथ। उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी ग्रोथ बोलते हैं उसको हम, ठीक है। ठीक, अब 5 ईयर प्लान गोल्स में कैसे कहा गया, इन्होंने कहा कि जीडीपी ग्रोथ जो है हम 2 तरीके से अचीव कर सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ हम 2 तरीके से अचीव कर सकते हैं। एक तो कंट्री का रिसोर्स बेस बढ़ाकर, एक तो कंट्री का क्या
रिसोर्स बेस बढ़ाकर। दूसरा जो तरीका है बेटा हमारे पास वो है हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। हम क्या करें? एडवांस टेक्नोलॉजी बोल लीजिए या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। ठीक है, इन दो तरीके से हम अपनी जीडीपी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, इन दो तरीके से हम जीडीपी ग्रोथ कर सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ का मीनिंग मैंने आपको बताया। जीडीपी का मीनिंग सुई से लेकर टक तक जो भी कुछ हमारी कंट्री के अंदर बन रहा है उसकी मार्केट वैल्यू का सम जीडीपी कहलाता है। जीडीपी के आगे लग गया वर्ड ग्रोथ, यानी कि जीडीपी का बढ़ना, यानी कि आउटपुट का बढ़ना, प्रोडक्शन ज्यादा हो। और ये प्रोडक्शन ज्यादा हो कैसे? कंसिस्टेंटली हर साल इंक्रीज करे तो हम कहते हैं उसे जीडीपी ग्रोथ। और जीडीपी ग्रोथ हम दो तरीके से कर सकते हैं। कंट्री का रिसोर्स बेस बढ़ाएं, अपना कंट्री का रिसोर्स बेस बढ़ाएं, और क्या करें? एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो ये था पहला 5 ईयर प्लान गोल। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ। उसके बाद जो आता है बेटा हमारा नेक्स्ट, वो आता है मॉडर्नाइजेशन। वो आता है मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन में बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। मॉडर्नाइजेशन के अंदर दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो मॉडर्नाइजेशन ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि ठीक है एडवांस टेक्नोलॉजी वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए या मॉडर्न वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। ठीक है, और दूसरा इसका जो है बेटा वो है सोशल आउटलुक। ठीक है, इसका सोशल आउटलुक भी है। सोशल आउटलुक में ये कह रहे हैं कि भाई आप सोशली भी मॉडर्नाइज हुई है। हमारे इंडिया में क्या है, लड़कियां हैं, वुमेन्स हैं। ठीक है, ये क्या है इनके लिए कि ये घर पे काम करेंगी, इनका काम है घर संभालना। तो मॉडर्नाइजेशन में सोशल आउटलुक ये था कि वुमेन्स भी जीडीपी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें, वुमेन्स भी वर्क करें, ऑफिस और फैक्ट्रीज में वर्क करें। तो मॉडर्नाइजेशन का क्या है बेटा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मॉडर्नाइजेशन की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। ठीक है, और इसका सोशल आउटलुक क्या है कि वुमेन भी जीडीपी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें, वो भी ऑफिसेज, फैक्ट्रीज वगैरह, बैंक वगैरह में जॉब करें, जीडीपी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें। तो मॉडर्नाइजेशन मशीन से रिलेटेड भी है, यानी कि नई नई मशीन का इस्तेमाल करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, और सोशल भी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो गोल आता है, नेक्स्ट गोल आता है हमारा मॉडर्नाइजेशन के बाद, वो आता है बेटा सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए बेटा बहुत ध्यान सुनना। सेल्फ सफिशिएंसी ये है कि जो चीज हम दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, इसेंशियल गुड्स, फूड ग्रेन, अनाज हो गया, गेहूं, चावल, ये भी हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं, जिसको हम अपने कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम दूसरे देश से क्यों मंगाएं? हम दूसरे देश पे डिपेंड क्यों रहें? हम अदर कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज पे क्यों डिपेंड रहे एसेंशियल गुड्स के लिए? उसको हम खुद अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करें। तो ये था हमारा सेल्फ सफिशिएंसी रिलेटेड। सेल्फ रिलायंस बेटा हमारा आ जाता है फाइनेंशियल सोर्स से रिलेटेड, कि भाई हम फाइनेंशियली भी अदर कंट्रीज पे डिपेंड ना रहे, हम खुद अपने कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, प्रोडक्शन करें चीजों का, ठीक, हम अदर कंट्रीज पे डिपेंड ना रहे। यानी कि कुल मिला के इसमें हमें जो लिखना है वो ये लिखना है, बहुत ध्यान सुन लेना, टू नॉट टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज, नॉट टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज, हम दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड ना रहे फॉर एसेंशियल गुड्स। ठीक है, मेन ये है दोनों में, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी। स्पेशली एसेंशियल आइटम्स में हमारे फूड ग्रेन्स वगैरह आ गए। ठीक है, तो वो ये था हमारा 5 ईयर प्लान गोल, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है बेटा हमारा, वो आता है इक्विटी। इक्विटी के आता है बेटा इक्विटी, ठीक है, या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इस तरीके से भी है। ठीक है, तो इक्विटी के बारे में बता रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से सुन लेना। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअर, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो ऐसी ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इक्विटी ये कहता है कि जो एवरेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, जो भी समाज का हर वर्ग को बेनिफिट पहुंचना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ का बेनिफिट समाज के हर सेक्शन को, हर पीपल को पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो रिच रिच होते जा रहे हैं, पुअर पुअर होते जा रहे हैं। इसके लिए क्या है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो जाए। ठीक है, इक्विटेबल हो, ऐसा ना हो गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या आता है इक्विटी। ठीक है, इसमें अब आता है बेटा नेक्स्ट हमारा इसके बाद इस चैप्टर में, ठीक है, वो आता है बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म। क्या आता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स।
एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म। बेटा अंग्रेज तो चले गए, ठीक है, अब हमारी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रिफॉर्म की है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म दो तरीके से बांटे गए हैं। एक तो बेटा लैंड रिफॉर्म, और एक को बोला गया है बेटा, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं। तो बेटा लैंड रिफॉर्म डिस्कस करते हैं। बेटा इसमें सबसे पहला आता है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। बेटा जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया, कहने का मतलब यह है कि पहले फर्स्ट चैप्टर में मैंने अपने वीडियो में बता रखा है जमींदारी सिस्टम था। जमींदार क्या होते थे बेटा? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स सम ऑफ अमाउंट दे देते थे, फिर इन्हें जमीन का ठेका मिल जाता था, फिर किसानों से जितना मर्जी चाहे किराया वसूलते थे, उन्हें जमीन देते थे किराए पे और अपना किराए पर फोकस रखते थे, अपना रेंट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस रखते थे। तो बेटा आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहला काम क्या किया गया? एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारों से जमीनें लेके जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको जमीनें बांट दी गई। तो सबसे पहला रिफॉर्म ऐसा ये किया गया। दूसरा इसके अंदर आता है बेटा हमारा लैंड सीलिंग। क्या आता है? लैंड सीलिंग। तो लैंड सीलिंग के अंदर मैं आपको बताऊं, उसके डिफाइन करता हूं लैंड सीलिंग को। लैंड सीलिंग क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड ए पर्सन कैन हैव। एक आदमी ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन रख सकता है, ये चीज फिक्स करा गया, ठीक है। जो जिन पे एक्स्ट्रा जमीनें थी उनसे जमीनें लेके, जिन पे जमीनें नहीं थी उनको जमीनें दे दी गई। फिर नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर हमारा रिफॉर्म्स में कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। क्या आता है? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग में बताता हूं बेटा मैं आपको। बेटा पहले जो जमीनें बिखरी हुई थी, स्मॉल साइज स्मॉल, और साइज स्मॉल होने के साथ साथ भाई साहब कि एक टुकड़ा वहां पड़ा है जमीन का, एक टुकड़ा वहां पड़ा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है कलुआ नाम का, तो कलुआ की एक जमीन 2 बीघा वहां पड़ी है, फिर 5-6 किलोमीटर बाद एक जमीन का टुकड़ा उसका 3-4 बीघे का वहां पड़ा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है उस व्यक्ति को एक ही जगह हम जमीन अलॉट कर दें, ठीक है। टू अलॉट लैंड एट वन प्लेस। जो स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं, ठीक है, उन लोगों की जमीन, ठीक है, जितनी है उसको एक ही जगह दे दिया जाए, जिससे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रही है वो कम आएगी, ठीक है। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स किया गया इसमें। और इसके अंदर आता है बेटा हमारा फोर्थ रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट में बेटा मैं आपको बताऊं कि रेंट वगैरह जो है मैक्सिमम कहा गया कि 1/3 से ज्यादा नहीं होगा, 1/3 ऑफ क्रॉप वैल्यू। 1/3 ऑफ क्रॉप वैल्यू, यानी कि जो आपकी क्रॉप की वैल्यू है उसकी 1/3 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म। जो रिपीट करता हूं मैं सबसे पहले बेटा इसको क्लासिफाई किया गया लैंड रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स हो गए बेटा हमारे एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक है, जमींदारी सिस्टम खत्म किया गया, जमीनें लेके जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको दी गई जमीनें, ठीक है। दूसरा आता है लैंड सीलिंग, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड ए पर्सन क्या है, एक आदमी के पास कितनी जमीन हो सकती है, ये एक्ट लाए गए, हर स्टेट का अलग अलग था बेटा, ठीक है। तो लैंड सीलिंग एक्ट आया, ठीक है। फिर मैंने बताया कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब है हमारा कि एक ही जगह जमीन फिक्स दे देना, अलॉट कर देना। जो बिखरी हुई जमीन है 2 बीघा यहाँ 2 बीघा यहाँ, उस बंदे को एक ही जगह, ठीक है, जमीन अवेलेबल करा देना। दिस इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। और चौथा मैंने बताया रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेंट की वैल्यू क्या कहा गया कि 1/3 से ज्यादा नहीं होगी, 1/3 ऑफ क्रॉप वैल्यू से ज्यादा नहीं होगी। ये था हमारा रेगुलेशन ऑफ रेंट का, ठीक है। उसके बाद अब मैं डिस्कस करता हूं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या थे बेटा हमारे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स बेटा सबसे पहले हमारा आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या आता है? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊं बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है बेटा। 1960s की बात है, ठीक है। HYV सीड्स क्या है मैं बता रहा हूं, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, ये प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, कि ज्यादा ग्रेन देंगे, सिंगल प्लांट पे ज्यादा ग्रेन आएगा, यानी कि एक पौधा है उस पौधे से ज्यादा अनाज मिलेगा हमें, ये प्रॉमिस हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। अच्छा, अब अगर आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जरूर केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ साथ आपको बेटा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे।
ठीक है, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। और अगर आप ये सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ आपको लॉट ऑफ इरिगेशन, यानी कि आपको बहुत ज्यादा, ठीक है, पानी भी चाहिए। लॉट ऑफ इरिगेशन नीडेड, लॉट ऑफ इरिगेशन इज नीडेड, यानी कि आपको इरिगेशन भी, यानी कि पानी की व्यवस्था भी बढ़िया रखनी पड़ेगी। तो बेटा ये जो इन्हें बोला गया मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ये है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। आप अगर इन चारों चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी को बोला गया बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हमारा मिड 1960s में आया है। कब आया है? 1960s में आया है ये ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, क्या है बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन? भाई जो प्रोडक्शन हमारे यहाँ कम था, ठीक है, वो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, क्या है? HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, लॉट ऑफ इरिगेशन, इन सबको कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और यही हमारा कहलाया ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको बताओ बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया बेटा हमारा, ठीक है, इसमें दो फेजेस हैं इसकी, फेज 1, फेज 2। ठीक है, मिड 1960 से मिड 1970, ठीक है, फिर मिड, ठीक है, 1970 से मिड 1980। फेज 1, फेज 2। तो बेटा मेन डिफरेंस बता रहा हूं दोनों फेज में क्या है। फेज 1 में ये कहा गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा, ठीक है, HYV सीड्स वगैरह जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, इनको सिर्फ कौन लोग अफोर्ड कर पा रहे थे? जो रिच पीपल थे, ठीक है, वही लोग अफोर्ड कर पा रहे थे। जो रिच पीपल थे, जिनके पास पैसे थे, वही लोग इसको अफोर्ड कर पा रहे थे, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह को इस्तेमाल कर पा रहे थे। ठीक है, उसके बाद फेज 2 ये है, फेज 2 गवर्नमेंट ने हेल्प करनी स्टार्ट करी। ठीक है, जैसे कि है ना क्रेडिट वगैरह अवेलेबल करा देना लो इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है, जिससे पुअर लोग भी, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स भी हैं, वो अडॉप्ट कर पाए। ठीक है, तो ये था फेज 1 में मेन डिफरेंस बताया। फेज 1 में रिच पीपल अफोर्ड कर पा रहे थे, ठीक है, फेज 2 में गवर्नमेंट ने भी मदद करी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की। ठीक है, तो ये हमारा फेज 1 और हाँ, तो फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। फेज 1 और फेज 2 ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। आज मैं आपको बात करूंगा बेटा इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में बेटा आपको जो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में कि बेटा एक तो है ना हमारी क्रॉप प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ गई। क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी, ये दोनों ही हमारे इंक्रीज हो गए। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज हुए। हमारे फार्मर्स को कॉमर्शियल आउटलुक मिला। कॉमर्शियल आउटलुक इन द सेंस कि मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि उनका जो ग्रेन्स थे वो सरप्लस में होने लगे और उसको वो मार्केट में बेचने लगे। ठीक है, तीसरा है राइज इन एक्रिएज या एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि HYV सीड्स के आने से, यानी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के आने से, ठीक है, जो सोइंग और हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, जो टाइम लैग होता है, टाइम गैप होता है, वो गैप रिड्यूस हो गया। ठीक है, जिस वजह से हमारा ये, ठीक है, राइज इन एक्रिएज, एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ गया हमारा। चौथा इसका जो है इंपॉर्टेंस वो ये है कि बेटा इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गया। इंडिया क्या हो गया? सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट क्या? वो अपना बफर स्टॉक मेंटेन करने लगा इंडिया। बफर स्टॉक होता है बेटा हमारा स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक होता है फूड ग्रेन्स का, दैट इज कॉल्ड बफर स्टॉक। ठीक है, तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इंपैक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन के, पॉजिटिव इंपैक्ट। ठीक है, या गेन्स, हेडिंग ऐसे हो सकती है गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब इंपैक्ट के बाद हम बात करेंगे बेटा इसकी लिमिटेशंस की, लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में बेटा मैं आपको बताऊं, सबसे पहले 2 3 एल एल एल। एल एल स्टैंड्स फॉर लिमिटेड, यहां भी लिमिटेड, यहां भी लिमिटेड, यानी कि लिमिटेड एरिया, लिमिटेड क्रॉप,
लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हमारा लिमिटेड एरिया तक फैला, ठीक है, लिमिटेड क्रॉप व्हीट और राइस तक था, ठीक है, लिमिटेड एरिया हमारा ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, यहां तक रहा, बाकी उड़ीसा वगैरह में कोई इसका इंपैक्ट देखने नहीं मिला, बिहार उड़ीसा। और लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन यानी कि जो रिच फार्मर्स थे वही इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ले पा रहे थे, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स नहीं ले पा रहे थे, तो लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। तो इसकी ये 3 जो है इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा और जो लिमिटेशंस हैं वो ये है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि एनवायरमेंट में भी इसका है ना जो है नेगेटिव इंपैक्ट था, यानी कि जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उस पर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, सॉइल पॉल्यूट होती है हमारी। तो ये है लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद जो है बेटा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पता है क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक? वो है सब्सिडीज से रिलेटेड, एग्रीकल्चर सब्सिडीज, एग्रीकल्चर सब्सिडीज। एग्रीकल्चर सब्सिडीज क्यों देनी चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं देनी चाहिए? तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्यों नहीं देनी चाहिए, ठीक है। नॉट टू बी गिवन, नॉट टू बी गिवन, उन पॉइंट्स की बात करते हैं जो लोग कहते हैं कि सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए, नहीं, जो अगेंस्ट में, सब्सिडीज के किस में है? अगेंस्ट में। तो अगेंस्ट में बेटा इसमें आपको 3 बात ध्यान रखनी है, ठीक है। वो क्या है बेटा? एक तो जिसके लिए सब्सिडी बनी है उसके लिए सब्सिडी पहुंच ही नहीं पाती, यानी कि टारगेट जो होते हैं सब्सिडी, टारगेट बेनिफिशियरीज जो है, यानी कि जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके लिए सब्सिडी गवर्नमेंट लेके आती है उन तक है ना सब्सिडी नहीं पहुंच पाती, वो उसका प्रॉफिट नहीं ले पाते। फायदा कौन ले लेता है? जो रिच फार्मर्स हैं हमारे, जो हमारे रिच फार्मर्स हैं, ठीक है, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज और रिच फार्मर ये बेनिफिट लेते हैं सब्सिडीज का। जो टारगेट बेनिफिशियरीज हैं यानी कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके लिए सब्सिडी है वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाते। दूसरा इसका बेटा जो पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है, वो ध्यान रखना है कि भाई बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, ठीक है, बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस, गवर्नमेंट के फाइनेंस पर बर्डन बना हुआ है ये सब्सिडीज का खर्चा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है हमारा बेटा वेस्टफुल कंजप्शन। क्या है हमारा? वेस्टफुल कंजप्शन। वेस्टफुल कंजप्शन में बेटा मैं आपको बताऊं क्या है, इसके लिए सबसे बढ़िया फ्री का चंदन घिस बेटा नंदन। कहने का मतलब ये है जब आदमी को कोई चीज फ्री या कम पैसे में मिलने लगती है ना तो भाई साहब वो उसका वेस्टफुल कंजप्शन करता है कि भाई साहब खेत में पानी देने के लिए रात को गए, भाई साहब चला के ट्यूबवेल छोड़ आए, सो गए, अपने घर पे आ गए, वेस्टफुल कंजप्शन कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल उसका कम आ रहा है, सब्सिडी मिल रही है उसे किसी भी चीज में, खाद में, तो उसका वेस्टफुल कंजप्शन कर रहा है। तो ये है सब्सिडीज के पॉइंट अगेंस्ट में कि सब्सिडी हमें नहीं देनी चाहिए, अगेंस्ट की वाली बात है। अब बात करते हैं फेवर की, सब्सिडीज क्यों देनी चाहिए, सब्सिडीज क्यों देनी चाहिए? तो सब्सिडीज देनी चाहिए बेटा इसके लिए मैं आपको बताऊं, ठीक है, फेवर के पॉइंट जो है हमारे वो ये, पहला पॉइंट एग्रीकल्चर बेटा रिस्की बिजनेस है, एग्रीकल्चर इज रिस्की बिजनेस, एग्रीकल्चर जो है बेटा वो रिस्की बिजनेस है, इसमें रिस्क बहुत रहता है, ठीक है, इसलिए सब्सिडी देनी चाहिए। भाई कुछ नहीं पता फसल में है ना, भाई उसे कीड़े वीड़े खा जाए फसल को या फिर कुछ भी हो सकता है, फसल खराब हो सकती है, नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड रहती है, तो एग्रीकल्चर रिस्की बिजनेस है इसलिए सब्सिडी देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा बेटा एग्रीकल्चर इज रिस्की बिजनेस के बाद, वो ये है कि हमारे यहाँ इंडिया में ज्यादातर जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो स्मॉल हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है, ठीक है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हमारे इंडिया में ज्यादा है, ठीक है, इसलिए सब्सिडी देनी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो रिच और पुअर फार्मर्स का जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा, रिच और पुअर फार्मर्स का गैप बढ़ता चला जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें यह है बेटा हमारा, ठीक है, एग्रीकल्चर इज ए रिस्की बिजनेस, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हमारे है ना बेटा ज्यादा है हमारे पॉपुलेशन में, अगर सब्सिडी नहीं देंगे तो रिच और पुअर फार्मर्स का गैप बढ़ता चला जाएगा। और दूसरी बात, ठीक है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के, ठीक है, स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इन इनपुट्स को बाय कर पाए, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं
और HYV सीड्स वगैरह जो भी होते हैं ये काफी महंगे आते हैं, तो वो उनके पास पैसे भी नहीं होते जिसको वो खरीद पाए, इसलिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे इन फेवर, सब्सिडीज देनी चाहिए एग्रीकल्चर में, उसके फेवर वाले पॉइंट्स हैं आपके ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या आता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बेटा ये बात कर रहे हैं हम 1950 से 1990 के बीच में क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। तो इससे 3 क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन। ठीक है, इस टॉपिक से एक जो टॉपिक है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है पहला कि व्हाई गवर्नमेंट participated in industrial development, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सरकार ने क्यों जबरदस्ती अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, क्यों सरकार ने जिम्मेदारी ली, यानी कि मतलब पब्लिक सेक्टर का मेन रोल रहा, पब्लिक सेक्टर का क्या है मेन रोल रहा, इस तरीके से आ जाए, या स्टेट करके आ जाए, व्हाई स्टेट पार्टिसिपेशन नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन ये करना है आपको तैयार, दूसरा क्वेश्चन करना है बेटा आपको तैयार। ठीक है, वो है IPR 1956 का, IPR 1956। और जो तीसरा क्वेश्चन है आपका जिससे करना है वो करना है बेटा SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से करना है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा बेटा व्हाई गवर्नमेंट प्लेड लीडिंग रोल, ठीक है, इन प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सरकार ने क्यों अपना लीडिंग रोल रखा। तो बेटा इसमें 2 बातें हैं बेटा, 3 बातें हैं इसमें आपको। एक तो यह है बेटा नीडेड बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, नीडेड बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि बेटा इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, क्योंकि बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफी कुछ देखना होता है जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। और इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ गवर्नमेंट लगा सकती थी, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो इतना कैपेबल नहीं थे कि वो पूरे इंडिया का डेवलपमेंट देख पाए। ठीक है, तो इंडिया को जरूरत थी बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट की। दूसरा पॉइंट इसके अंदर करना है बेटा लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट में बेटा यानी कि इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा भी कम थी। जो हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे थे, उनकी भी इच्छा नहीं थी। क्यों भाई? डिमांड नहीं थी, मार्केट नहीं था, ड्यू टू लैक ऑफ मार्केट, लैक ऑफ डिमांड कह लीजिए, ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड। ठीक है भाई, डिमांड होती है तभी प्रोड्यूसर प्राइवेट लोग जो है वो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की सोचते हैं। अब जब डिमांड ही नहीं है, लो इनकम है लोगों की, जब इनकम ही कम है तो क्या चीज खरीदेंगे वो, क्या डिमांड बनेगी, तो क्या किस बात का इन्वेस्टमेंट होगा, तो इन्वेस्टमेंट भी वो करना नहीं चाह रहे थे। दूसरा बेटा हमारी गवर्नमेंट चाह रही थी ग्रोथ बेस्ड सोशल जस्टिस। वो क्या चाह रही थी? ग्रोथ बेस्ड सोशल जस्टिस, ग्रोथ बेस्ड सोशल जस्टिस। वो चाह रही थी कि बेटा कि जो भी चीज कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो वो समाज के हर वक्त तक, यानी कि ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसका बेनिफिट ले पाए। तो ग्रोथ चाह रही थी वो सोशल जस्टिस के साथ। इसी कारण से बेटा गवर्नमेंट ने क्या करा, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अपना लीडिंग रोल रखा। ठीक है, लीडिंग रोल रखा। उसके बाद हमारा आ गया IPR 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR 1956। तो IPR 1956 में मैं आपको बताऊं बेटा 3 बातें, आपको 3 पॉइंट आपको बहुत जरूर करने हैं। ठीक है, वो मैं लिख देता हूं। पहला क्या है? 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या है? 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। दूसरा आता है बेटा हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अभी समझाऊंगा, पहले मैं इधर लिख देता हूं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा यहां पे इंडस्ट्रियल कंसेशन, इंडस्ट्रियल कंसेशंस। तो बेटा इन तीनों पॉइंट को समझिए। सबसे पहला है बेटा 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में IPR 1956 में क्या है बेटा, इंडस्ट्रीज को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया। पहली कैटेगरी के अंदर वो इंडस्ट्रीज जो केवल और केवल कौन, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी, केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी, मैनेज करेगी, ओन करेगी। पहली कैटेगरी के अंदर ये इंडस्ट्री आई जो केवल और केवल कौन खोलेगा, पब्लिक सेक्टर। पहले कौन खोलेगा, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, ए कैटेगरी के अंदर कौन खोलेगा, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, फिर आती है सेकंड कैटेगरी,
बी कैटेगरी के अंदर वो इंडस्ट्रीज थी जो पहले तो गवर्नमेंट ओपन करेगी और प्राइवेट सेक्टर का सेकेंडरी रोल रहेगा, ठीक है। फर्स्टली टू बी ओपेन्ड बाय गवर्नमेंट, पहले तो उसको गवर्नमेंट ओपन करेगी, ठीक है, और उसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहेगा, सेकेंडरी रोल। प्राइवेट सेक्टर का सेकेंडरी क्या रहेगा, सेकेंडरी रोल रहेगा, ठीक है। और ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के बाद जो कोई भी इंडस्ट्री बची वो कौन खोल सकते हैं, प्राइवेट खोल सकते हैं। इन दोनों को छोड़ के जो इंडस्ट्री बची सी कैटेगरी की वो कौन खोल सकते हैं बेटा, वो प्राइवेट लोग खोल सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान सुनना। सबसे पहला पॉइंट, इंडस्ट्रीज का 3-4 क्लासिफिकेशन किया गया। ए कैटेगरी के अंदर वो इंडस्ट्री जो सिर्फ गवर्नमेंट खोलेगी, बी कैटेगरी के अंदर वो इंडस्ट्री जो पहले गवर्नमेंट खोलेगी, प्राइवेट का सेकेंडरी रोल रहेगा, और ए कैटेगरी और बी कैटेगरी को छोड़कर जो इंडस्ट्री बची वो प्राइवेट ओपन कर सकती है, ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। बहुत ध्यान से समझना, हमारे गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी रखी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की। क्या है बेटा, मैं आपको बताऊं, अगर प्राइवेट लोग कोई भी नई फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, कोई भी नई फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप अगर उस समय 1950 से 1990 की बात हो रही है, 1950 से 1990 के बीच की बात बता रहे हैं आपको, अगर आपको कोई भी नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, नए एंटरप्राइज स्टैब्लिश करना है, ठीक है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। ये लाइसेंस पॉलिसी थी। और एक मजे की बात और, अगर आपकी ऑलरेडी फैक्ट्री चल रही है, आप उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी, ठीक है, मान लीजिए आपने लाइसेंस लिया 500 शर्ट बनाने का, ठीक है, अब 500 से आप 1000 बनाना चाहते हो शर्ट, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, तो फिर लाइसेंस ले, फिर लाइसेंस आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है। अच्छा बेटा, ये टॉपर बच्चों के लिए क्वेश्चन है, क्या सरकार ने ऐसे क्या करा, सरकार का बेवकूफ थी जो उसने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी रखी। भाई 1950 से 1956 जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है, इसमें इसने लाइसेंसिंग पॉलिसी रखी, क्यों रखी? ये टॉपर्स बच्चों के लिए क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको बताता हूं बेटा इसके पीछे मोटिव क्या था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के पीछे। टॉपर्स बच्चों सुन लेना बहुत ध्यान से, सभी टॉपर हो, ठीक है। वो ये कि सरकार चाहती थी बैकवर्ड एरिया में भी इंडस्ट्री लगाए। ये नहीं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो गुड़गांव का हो, दिल्ली का हो, बड़ी बड़ी नोएडा वगैरह इन सबको, वो चाह रही थी कि भाई बैकवर्ड एरिया का भी डेवलपमेंट हो, जो बैकवर्ड एरिया में हमारे पिछड़े इलाके हैं वहां पे भी इंडस्ट्रीज लगे, उसके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी रखी। अगर मैं है ना फैक्ट्री लगा रहा हूं मान लो गुड़गांव में, आप लगा रहे हो किसी बैकवर्ड एरिया में, जहां आप रहते हो वहां का बैकवर्ड एरिया सोचो, वहां आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा जल्दी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड एरिया में लगा रहे हैं इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सरकार का मोटिव क्या था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के पीछे, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारा इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल कंसेशन में बेटा मैं आपको एक बात बताऊंगा, ठीक है, वो ये कि बैकवर्ड एरिया में अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपको कंसेशन मिलेगा, आपको छूट मिलेगी। छूट कितना, इन द सेंस बेटा टैक्स हॉलीडे। अगर मान लीजिए, ठीक है, आपने कोई फैक्ट्री बैकवर्ड एरिया में लगाई तो आपको, फर्जी एग्जाम्पल है, 6-7 महीने 1 साल तक टैक्स नहीं देना। दूसरा सब्सिडाइज पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई है, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, आपको सब्सिडाइज कम रेट में मिलेगी। मान लो 10 रुपए यूनिट चल रही तो 3-4-5 रुपए यूनिट आपको बिजली मिल जाएगी। कब मिलेगी ये इंडस्ट्रियल कंसेशन? तब मिलेगा जब आप बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आपका आईपीआर 1956। आईपीआर 1956 दोबारा बता देता हूं बेटा, इंडस्ट्रीज का 3-4 क्लासिफिकेशन किया गया। ए कैटेगरी के अंदर वो इंडस्ट्री जो सरकार खोलेगी, बी कैटेगरी के अंदर वो इंडस्ट्री जो पहले सरकार खोलेगी, प्राइवेट का सेकेंडरी रोल रहेगा, ठीक है। और सी कैटेगरी के अंदर वो इंडस्ट्री जो ए और बी से बच गई, वो सी कैटेगरी के अंदर वो प्राइवेट लोग खोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में ये है बेटा, आप अगर नई फैक्ट्री खोलेंगे तो आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। अगर कोई पुरानी फैक्ट्री चल रही है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़वानी है तो आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है बेटा इंडस्ट्रियल कंसेशन। अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आपको टैक्स हॉलीडे, सब्सिडाइज पावर सप्लाई, ये सब बेनिफिट आपको दिए जाएंगे। तो ये था बेटा आपका आईपीआर 1956, ठीक है। फिर दूसरे पे आता हूं मैं, इसके बाद बेटा एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे आता हूं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में मैं आपको बताऊं बेटा, एक छोटा सा पॉइंट, 1 नंबर का एमसीक्यू। बेटा एक कार्वे कमेटी बनी थी, कार्वे कमेटी ने इसी के प्रमोशन के लिए बात करी है। कार्वे कमेटी, कार्वे कमेटी, ठीक है, कार्वे कमेटी 1955, ठीक है। इसने
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए बात कही है। 1 नंबर का एमसीक्यू ये तैयार करना है आपको। इसके अंदर और क्या क्वेश्चन करना है 3 नंबर के लिए तैयार, वो करने हैं बेटा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या करने हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई। तो बेटा 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसके लिए आपको 3 पॉइंट करने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई में। पहला, ठीक है, लेबर इंटेंसिव, ठीक है। दूसरा, लोकेशन फ्लेक्सिबल, ठीक है। तीसरा बेटा हमारा आता है लेबर इंटेंसिव, लोकेशन फ्लेक्सिबल और स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो बेटा ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है, 3 नंबर में आपसे पूछ लिए जाएंगे। तीनों को समझा देता हूं बेटा। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो लेबर इंटेंसिव होती है, यानी कि कैपिटल पे कम, लेबर पे ज्यादा डिपेंड रहती है, इसलिए इनको एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली भी बोला जाता है। ये लोगों को रोजगार देंगी, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव होती है। दूसरा, लोकेशन फ्लेक्सिबल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आप इजीली कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो पंगा होता है वैसा कुछ नहीं, ठीक है। जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री वही लगेगी जहां पर उनका और जो मिल रहा है वहीं पे है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आएगी, बहुत हैवी और बल्कि होता है, तो उनके लिए नेसेसरी कंडीशन है जहां पे उनका रॉ मटेरियल वहीं पे एस्टैब्लिश होंगी। पर ऐसा नहीं है, ये लोकेशन फ्लेक्सिबल होती है भाई साहब, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तीसरा पॉइंट है बेटा स्मॉल इन्वेस्टमेंट, कम पैसे में शुरू हो जाती है बेटा, ठीक है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये है बेटा हमारे फीचर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के 3 कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट हम इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आते हैं वो आते हैं बेटा हमारे इंडिया का 1950 से 1990, 1950 से 1990 हमारी फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी क्या रही, हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या रही, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में मैं आपको बताऊं बेटा, ठीक है। वो थी हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी। क्या थी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। या इसका दूसरा नाम होगा आपके बुक में इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। तो बेटा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, इसके अंदर आपको 4 पॉइंट करके जाने हैं बोर्ड के लिए। वो 4 पॉइंट कौन से करने हैं मैं आपको बता देता हूं। 4 पॉइंट कौन से करने हैं? पहला पॉइंट है बेटा हमारा, ठीक है, दूसरा, तीसरा और ये रहा चौथा। तो पहला पॉइंट बेटा बहुत ध्यान सुनो, हमारी गवर्नमेंट की ये इंटेंशन थी कि जो कुछ भी हम एसेंशियल गुड्स दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं हम ना मंगाएं, उसको हम अपने देश में बनाएं, ठीक है। मतलब हम दूसरे फॉरेन कंट्री से एसेंशियल गुड्स जो हैं, जो कि हम अपनी कंट्री में प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो हम फॉरेन कंट्री से ना मंगाएं, क्योंकि भैया फॉरेन एक्सचेंज खर्च होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है बेटा? टू प्रोड्यूस, ठीक है, गुड्स इन डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है, इन डोमेस्टिक, ठीक है, टू प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक कंट्री जो गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर नॉट टू इंपोर्ट एसेंशियल गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, मतलब फॉरेन कंट्रीज से हम जो है एसेंशियल गुड्स को इंपोर्ट ना करें, उसको खुद अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करें, यानी फॉरेन एक्सचेंज उसमें खर्च ना करें। अच्छा, दूसरा पॉइंट फॉरेन एक्सचेंज पर हम खर्च किसमें करें? तो फॉरेन एक्सचेंज खर्च जो करें बेटा हम तो किसमें करें? डेवलपमेंटल इंपोर्ट में। किसमें खर्च करें? डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स। यानी कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि हम फॉरेन एक्सचेंज जो खर्च करें, इकोनॉमाइज यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या है इसमें बेटा वर्ड? इकोनॉमाइज यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम अपनी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो एसेंशियल गुड्स को ना मंगाकर डेवलपमेंटल इंपोर्ट में खर्च करें, यानी कि मशीनरी वगैरह में खर्च करें। हम बाहर से मशीन लाएं, ठीक है, बाहर से हम क्या लाएं? मॉडर्न मशीन लेके आए, वहां पे अपना फॉरेन एक्सचेंज खर्च करें। तीसरा पॉइंट ये है बेटा इसके अंदर, नॉट फोकस ऑन जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, नॉट फोकस ऑन जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसमें क्या है बेटा? इकोनॉमाइज यूज की तो गवर्नमेंट सोच रही थी कि हमें भाई फॉरेन एक्सचेंज संभाल के खर्च करना है, इस चीज पर फोकस नहीं था कि हमें फॉरेन एक्सचेंज जनरेट कैसे करें। भाई एक्सपोर्ट करो ज्यादा, तभी तो तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज तुम्हारे पास आएगा। और यही दिक्कत हुई हमारी 1991 में कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया था। तो इस चीज पर फोकस नहीं था कि फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाए कैसे, फॉरेन एक्सचेंज को संभल के खर्च करें, इस चीज पर फोकस था,
ठीक है। और 14 पॉइंट बेटा बहुत जरूरी है, 14 पॉइंट, डोमेस्टिक प्रोड्यूस, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स में बेटा मैं आपको एक बात समझाऊं, बहुत ध्यान समझना, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, जो यहाँ पे रेडियो वगैरह, ठीक है, हमारे जो रेडियो वगैरह बना रहे हैं, ट्रांजिस्टर, जो भी कुछ हमारी कंट्री के अंदर बन रहा है, जो भी कुछ हमारी कंट्री के अंदर बन रहा है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? बाय इम्पोजिंग टैरिफ एंड कोटास, बाय इम्पोजिंग टैरिफ एंड कोटास, बाय इम्पोजिंग टैरिफ एंड कोटास। टैरिफ क्या होता है बेटा? टैरिफ होता है जो इंपोर्ट करते हैं हम दूसरे कंट्री से, हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, ये ड्यूटी लगती है, वो कहलाती है टैरिफ, ठीक है। और कोटाज होते हैं क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, कोटाज होते हैं क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, कि आप अमेरिका से या कहीं भी किसी अदर कंट्री से आप कितनी क्वांटिटी में सामान मंगा सकते हो। मान लो टीवी मंगाने हैं तो 50 से ज्यादा नहीं मंगा सकते। इस तरीके से जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन होते हैं वो हमारे कोटाज कहलाते हैं, ठीक है। और टैरिफ जो इंपोर्ट आप कर रहे हैं उस पर जो टैक्स लग रहा है, ठीक है, वो कहलाता है टैरिफ, ठीक है। तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारे बेचारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का सामान मार्केट में बिक जाए, इंडिया के मार्केट में, ठीक है, तो उसके लिए क्या करा गया बेटा? टैरिफ और कोटाज लगाए गए, ठीक।